नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसूरी कोचिंग क्लासेस। चलिए आ जाओ सभी फटाफट एक बार क्लास में लाइव। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपके क्लास 10th की जो आपके बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम 2026 का काफी नजदीक है। 12 फरवरी से जो है आपका एग्जाम है इंग्लिश का। तो हम बात करेंगे आज के इंग्लिश की जो क्लास है हमने आपके लिए शुरू करी है, उसमें आज हम देखने वाले हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास नंबर थर्ड है ये, जिसमें हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो टॉपिक हमने शुरू करे थे, हर टॉपिक से मैं आपको सात आठ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और उन्हीं क्वेश्चन में से जो है आपको बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, बिल्कुल गारंटी है आपकी। ठीक है, चिंता ना करें, काफी समय से मैं जो है इंग्लिश का अध्ययन करवा रहा हूँ। ठीक है, और इतने समय तो ऑफलाइन ही था, लेकिन अब जो है आप सभी के लिए मैं ऑनलाइन क्लास भी लेकर आ चुका हूं। तो एक बार अगर आप नए हैं तो चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और आप किस तरीके की क्लास चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का टॉपिक नंबर 7, सॉरी टॉपिक नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें आपके दो स्टोरियां हैं। एक स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। क्या है दूसरी? ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो दोनों ही स्टोरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दोनों ही स्टोरी को मिलाकर मैंने केवल 7 या 8 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और सीधे की सीधे आपको एग्जाम में वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है। बताओ इसका आंसर आपको पता है कि नहीं है, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ, फिर मैं बता दूं आपको इसका आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ भी है। ठीक है, हम बिल्कुल जो है इसको मजाक में नहीं ले सकते। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। यंग सीगल जो है, सीगल यहाँ पर कौन है? सीगल वो पक्षी है जिसके बारे में यहाँ पर इस टॉपिक में बात की गई है। ठीक है, तो सीगल कौन है? एक पक्षी का नाम है ये। क्या नाम है? पक्षी का नाम है क्या? सीगल। ठीक है, और लेज का मतलब यहाँ पर कौन सा होता है? एक चट्टान है। क्या है? एक चट्टान है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा कि व्हाई यानी क्यों वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज। अलोन का मतलब होता है अकेला। क्या है? अकेला। तो ये जो सीगल था, यंग सीगल, वो उस चट्टान पर अकेला क्यों बैठा हुआ था? इसका क्या रीजन है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप स्टार भी लगा दो और अभी याद भी कर लेना हाथों हाथ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके। तो देखो इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनना, इजी है और छोटा सा आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर बनाऊंगा ताकि आप जो है आसानी से याद कर पाओ और उसे लिख पाओ। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज। मैंने ये देखो यहीं से लिया है। फर्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज, ये वो की वो लाइन मैंने यहाँ पर उठा के आपके सामने रख दी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वॉज का यूज इसमें करा है, बाकी वैसा का वैसा उठा कर रखा है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे वॉज में पूछा गया है, तो मतलब पास्ट में पूछा गया, तो आपको आंसर भी पास्ट में ही देना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बिकॉज यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है। आंसर क्या? देखो तो अकेला था, क्यों बैठा था अकेला? इसका रीजन ये था, his family members had flown to the opposite cliff and he scared to fly। अब इसमें कहा गया है कि उसके जो फैमिली मेंबर थे, फैमिली मेंबर में कौन? उसका ब्रदर एंड सिस्टर्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, उसके मदर और फादर, ये सभी जो है उसके अपोजिट साइड में जो क्लिफ थी, मतलब जो चट्टान थी, उसके ऊपर जाकर बैठ गए थे। और ये जो यंग सीगल थी ना, उसको स्केयर यानी भय लग रहा था। क्या लग रहा था? उसको डर लग रहा था। किससे डर लग रहा था? फ्लाई यानी उड़ने से डर लगता था। किससे? उड़ने से उसको जो है डर लग रहा था। इस वजह से जो है ये वहां पर अकेले बैठी हुई थी। अब कैसे बैठी हुई थी? एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये इस प्रकार से जो है एक चट्टान बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? चट्टान बनी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है पूरा पूरा फिर आपके क्या था? वाटर था। क्या था? वाटर था पूरा का पूरा यहाँ पर। इस प्रकार जो है ये वाटर भरा हुआ था, यहाँ पर जल था ये पूरा। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ जो है इस प्रकार से एक और ये चट्टान बनी हुई थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है एक जगह है, ये वाली, जैसे ये चट्टान है ना, चट्टान की यहाँ पर जो है छोटी सी जगह बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो आपकी यंग सीगल जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर बैठी हुई थी। कौन? यंग सीगल जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर बैठी हुई थी। ठीक है, ये इस जगह पर,
ये यहाँ पर बैठे हुए थे, ये ध्यान से सुनना, सीगल, ठीक है। और उसके फैमिली मेंबर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए थे सारे के सारे, कहां पर, फैमिली मेंबर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए थे, ध्यान रखना, फैमिली मेंबर यहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, वो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो है वो अकेली यहाँ बैठी हुई थी, उसकी फैमिली वाले सारे यहाँ थे, तो यहाँ से उड़कर जो है यहाँ पर आ गए फैमिली वाले सारे के सारे। लेकिन इस पानी के डर से उसको डर लग रहा था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगी, ठीक है, उसको भय लग रहा था फ्लाई यानी उड़ने से, इस वजह से वो जो है यहीं पर बैठी हुई थी, ठीक है। ये इसका आंसर था। अब ये चित्र जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से इसके माध्यम से, ठीक है। चलो अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई। अब देखो इसमें लिखा हाउ यानी कैसे, डिड द यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे मतलब जो माता पिता थे, ठीक है, उन्होंने यंग सीगल को उड़ने के लिए मोटिवेट कैसे किया था। मोटिवेट करने का मतलब है कि उसको किस प्रकार से उत्साहवर्धन करा था उसका, ठीक है, उसको मोटिवेट कैसे किया था। तो इसका आंसर क्या होगा जरा देखो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आंसर है ये। देखो लिखा हुआ यहाँ पर, his parents came around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop in his legs unless he flew away। यानी कि काफी अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है कि उसके पेरेंट्स ने जो है उसको किस प्रकार से हेल्प करी थी या किस प्रकार से मोटिवेट करा। तो सीधे सा लिखा हुआ है हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है अराउंड कॉलिंग, मतलब उसके आसपास आए। जैसे देखो ये चट्टान थी इस प्रकार, ठीक है, चट्टान के ऊपर यहाँ पर जो है वो यंग सीगल बैठी हुई थी, तो और उसके पेयर वाले जो है ये सामने थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे उड़कर जो है इसके आसपास आ गए और इसके आसपास जो है इस प्रकार से मतलब राउंड लगाने लगे, ठीक है, और यहाँ पर इसके आसपास जो है यहाँ पर उड़ने लगे, ठीक है। उड़ते उड़ते उन्होंने क्या करा, पहले जो है उसको स्रिलिंग करा। स्रिलिंग करने का मतलब है कि उसको तीक्ष्ण आवाज, यूं कह सकते हो आप कि उसको आवाज देकर बुलाया जाने लगा कि हे उड़ने की कोशिश कर, ट्राई करो उड़ने का, ऐसा उसको बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको जो है अफ ब्रेडिंग करने लगा। अफ ब्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अफ ब्रेडिंग का मतलब होता है फटकारना। क्या करना, फटकारना, ठीक है, उसको फटकारने लगे। जब वो नहीं उड़ने लगी तो उसको फटकार लगाई जोर से, उड़ना नहीं तो मार खाएगी तू, ऐसा कह के उसको बुलाने लगे, ठीक है, फटकार लगाने के। फिर उसके बाद उसको जो है थ्रेटनिंग मतलब कहने का मतलब उसको धमकी भी देने लगी। क्या दी, धमकी दी, उड़ जा नहीं तो मार खाइए तू, सुधर जा नहीं तो जल्दी से उड़ने की कोशिश कर, ऐसा उसको कहने लगे, ठीक है। तो तीन चीजें कहेगी, एक तो श्रीलिंग, ठीक है, दूसरा उसको अपब्रेडिंग करने लगे, तीसरा उसको थ्रेटनिंग करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो लेट हिम स्टव इन हिज लेज। स्टव का मतलब क्या कहा है, उसको कहा गया कि अगर तू उड़ नहीं तो उसको धमकी क्या देगी, अगर उड़ नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ पर जो है भूखा मरना पड़ेगा। क्या, भूखा मरने का, हम लोग जो है तुम्हें खाना लाकर नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है? ये उसको कहा गया, ठीक है, अनलेस ही फ्लू अवे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब जो है यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कैसे एंजॉय करा। फर्स्ट फ्लाइट को एंजॉय करने का मतलब है कि वो पहली बार जब उड़ी ना तब उसने कैसे उसको एंजॉय करा, उड़ने का आनंद उसने जो है कैसे लिया। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना इसको अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा देखो जरा, ये आंसर आपके सामने लेकर आ चुका हूं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर देखो जरा ध्यान से, कह रहा है ये, हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहली फ्लाइट को, पहली फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, यानी पहली बार जब वो उड़ी तो उसको कैसे एंजॉय किया उसने। तो कैसे एंजॉय किया देखो लिखा हुआ है, When the young seagull was falling downwards, जैसे ही वो उड़ी तो उसको जो है वो नीचे गिरने लगी। डाउनवर्ड्स का मतलब होता है कि नीचे जाने लगी, ठीक है। और जैसे देखो ये एक चट्टान बना के बताओ, ये जो चट्टान थी देखो इस चट्टान के ऊपर ये यहाँ बैठी हुई, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके ये पूरा पूरा क्या भरा हुआ था भाई, पानी भरा हुआ था बेटा यहाँ पर, ठीक है ये। और सामने जो है इस प्रकार की एक और चट्टान यहाँ पर बनी हुई थी, ठीक है, जहां पर उसके पेरेंट्स वगैरह भाई बहन वगैरह सारे बैठे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे वो उड़ने की कोशिश करती है ना, तो उड़ते उड़ते वो क्या होता है, एक बार ऐसे ही नीचे पानी में आने लग जाती है, ठीक है, इस प्रकार से नीचे आने लग जाती है ऐसे, ठीक है। अब जब ऐसे वो ऐसे नीचे आने लग जाती है तो नीचे आने से उसको क्या होता है देखो ध्यान से देखना, कि his wings spread outwards automatically and cut the winds। और जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है तो उसके जो पंख है ना, वो पंख जो है ऑटोमेटिकली पूरे खुल जाते हैं और पंख खुलते ऐसे वो फड़फड़ाने लगते हैं पंख, ठीक है। स्प्रेड आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ फड़फड़ाने लगते हैं और ऑटोमेटिकली ये पंख खुल जाते हैं, फड़फड़ाने लग जाते हैं, मतलब ऐसे पंख हिलने लग जाते हैं, ठीक है। और कट द विंड्स, हवा को काटते हुए उसके पंख जो है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, consequently he was flying and enjoying, shrieking shrilly, he
amused। अब इसमें कहा गया है कि फिर जो है he was flying, और इसी तरीके से वो जो है फ्लाइंग यानी उड़ना, उड़ने लगी और उसको एंजॉय करने लगी। ठीक है, उड़ते उड़ते उसने जो है एंजॉय करने लगी, आनंद पूर्वक चीखने लगी जोर जोर से। स्ट्रीकिंग स्ट्रीकिंग मतलब चीखना। ठीक है? तो वो चीखने लगी और उसके बाद में जो है वो क्या करने लगी, काउ एम्यूजली। काउ काउ का मतलब होता है कि वो जो है धीरे धीरे काउ काउ करने लगी। ठीक है, तो ये उसका तरीका था एंजॉय करने का। तो पहले एक बार वापस देखो, जब ही वॉज फेलिंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे गिरने लगी, तब क्या हुआ, उसके जो विंग है वो स्प्रेड होने लगे। स्प्रेड होने किस तरफ, आउट तरफ, ऊपर की तरफ स्प्रेड होने लगे, ऑटोमेटिकली खुल गए पंख उसके। ठीक है, और फिर इस प्रकार से वो हवा को काटते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, और कॉन्सिक्वेंटली इतनी देर में वो जो है क्या हो गया, आगे ही वॉज फ्लाइंग, वो उड़ने लग गई, और उड़ते उड़ते वो एंजॉय करने लगी। क्या एंजॉय करने लगी, श्रीकिंग। श्रीकिंग का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको, बताओ, देखिए एक बार कमेंट करो फटाफट, श्रीकिंग का मतलब क्या बताया मैंने। बिल्कुल, चीखने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वा काऊ वो जो है करने लगती है, और वो इस प्रकार से उड़ना सीख जाती है, और ये फिर उसका एंजॉय हो जाता है। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट हैपेनेड व्हेन द यंग सीगर ट्राइड टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब जो है ये जैसे ही ग्रीन सी पर, जैसे ही देखो उड़ने लगती है तो नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, तो नीचे गिरने लगती है तो वो क्या करती है, उस ग्रीन सी का मतलब है ग्रीन कलर का जो वाटर होता है ना, उस वाटर के ऊपर जो है वो अपने आप को मतलब खड़ा रखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब वो ऐसे ट्राई करती है ग्रीन सी के ऊपर खड़ा रखने की खुद को, तब उसके साथ में क्या घटना घटित होती है, क्या घटित होता है वहां पर, तो देखो क्या घटित होता है, देखो जरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, when the young seagull try to stand on the green sea, ये देखो यहां से ही लिखा मैंने, when the young seagull try to stand on the green sea, ये की लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, तो आप भी डायरेक्ट टिप सकते हो यहाँ से लाइन। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन में से आधा आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर देखो, his leg sank into it, जैसे ही वो उसके ऊपर खड़े रहने की कोशिश करने लगी तो उसके लेग्स मतलब क्या, उसके जो पैर थे वो सैंक होने लगे। सैंक होने का मतलब क्या है भाई, सैंक होने का मतलब क्या है, सैंक होने का मतलब है धंसना। धंसना कैसे, उसके पैर पानी में जाने लगे। ठीक है, his leg sank into it का मतलब, इट का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी है, वाटर है। ठीक है, वाटर। तो ये 30 लाइन याद करो बस, क्या दिक्कत है, बाकी को क्वेश्चन में से तो कॉपी करना आपको यहाँ पर। अच्छा है ना, चलो फिर देखो आगे। He screamed with fright and attempted to rise again, और जैसे ही वो पैर जो है पानी में जाने लगे तो वह क्या होगी, he screamed with fright, वह भय से होकर चिल्लाने लगी। screamed का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। क्या होता है, चिल्लाना। स्क्रीमेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। चिल्लाई क्यों, क्योंकि उसको फ्राइट होने लगा, यानी कि भय लगने लगा। जब उसको भय लगने जाता वो चिल्लाने लगी, और उसके चिल्लाते चिल्लाते अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, राइज यानी वापस ऊपर उठना, ऊपर उठने की कोशिश करने वो लग जाती है। ठीक है, ये घटना उसके साथ में होती है। तो इजी क्वेश्चन, एक ही तो लाइन का आंसर है, याद क्यों नहीं हो जाता, आराम से हो सकता है। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, what was the forceful thing to make the young seagull successful to fly। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर। what was the forceful thing, forceful thing क्या है, to make the young seagull successful to fly, से क्या उसके ऊपर जो है फोर्स किया गया था जिस वजह से वो सक्सेसफुल बन गई, किसमें, फ्लाई, उड़ने के अंदर। तो देखो क्या आंसर मिलेगा इसका करेक्ट। फोर्सफुल थिंग क्या थी उसके पास, सबसे बड़ी फोर्सफुल थिंग ये थी कि उसको भूख लगी हुई थी। क्या लगी थी, हंगर। हंगर वॉज द फोर्सफुल थिंग दैट मेड द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई। तो क्या होगा इसका आंसर, हंगर। हंगर मतलब भूख होगा, भूख। बस ये भूख इतना सा आंसर है बस, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी पूरा पूरा मैंने क्वेश्चन में से कॉपी करा है। ठीक है, हंगर लिखा, फिर वॉज, देखो यहां से वॉज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई, ये देखो ये वो का वो लिखा, लिखा। अब देखो उसके बाद इतनी सी लाइन याद हो जाएगी, फिर उसके बाद में क्या लिखना है, वो थोड़ा सा एक लाइन और लिखनी है इसमें। व्हेन हिज मदर केम फ्लाइंग नियर हिम, जब उसकी मदर उसके पास में आकर जो है उड़ने लगी, विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी मदर जो है अपने उसके अंतर्गत जो है अपने बीक में एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है, और उसके आसपास उसके आसपास जो है क्या करती है, उड़ती है, फ्लाई करती है। ठीक है, यंग सिगल, जैसे देखो ये चट्टान थी, इस चट्टान यंग सिगल बैठी हुई यहाँ पर, अब उसकी मदर जो है सामने से ऐसे उड़कर आई और उसके आसपास जो है इस प्रकार से यहाँ पर उड़ने लगी। ठीक है, और उसकी मदर के चौंस में जो है क्या था, एक फिश का टुकड़ा था टोटल। ठीक है, अब मतलब कहते हैं ना अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि उसको मतलब वो बताओगे ये ले ये ले ये ले, फिर देते नहीं उसको खाने के लिए, है ना, ये ले ये ले ये ले, और फिर छोड़ देते उसके पास से दूर चले जाते। तो ऐसे करते कि कंडीशन जो है उसकी होने लगी।
ठीक है, तो इस सबको देखकर द यंग सिगल अंडर द फोर्स ऑफ हंगर डाइव एट द पीस ऑफ फिश, और इस तरीके से वो क्या करती हैं, भूख की वजह से उस पीस की तरफ, मतलब पीस कौन सा, फिश का जो पीस था, मछली का जो टुकड़ा था, उसको पकड़ने की कोशिश वो करती है। ठीक है, और जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करती है तो क्या होता है, वो उड़ने लग जाती है फिर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो आगे। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट लेसन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या लेसन आपने इससे सीखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो इसको याद करना है, बिल्कुल करना है। कौन सा लेसन आपने इससे सीखा है, तो देखो चलो शुरू करते हैं। लो आगे आंसर देखो आपके सामने, छोटा सा आंसर है, बड़ा आंसर था लेकिन मैं छोटा सा आंसर करके लेकर आया उसके पास में। सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना, क्या याद है आपको, देखो वी ड्रू मैनी लेसन फ्रॉम द स्टोरी, हम इस स्टोरी से बहुत सारे लेसन सीखते हैं। कौन कौन से लेसन सीखते हैं, देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, देखो पहला है, पहला लेसन क्या सीखते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद में भरोसा करना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि जो यंग सीगा थी उसको खुद में भरोसा नहीं था, इसलिए वो नहीं उड़ पा रही थी, डर के मारे बैठी हुई थी, भूखी मर रही थी वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, पहला पॉइंट तो ये हमने सीखा। दूसरी चीज हमने क्या सीखी इस टॉपिक से, नेवर फेल टू मस्टर ऑफ करेज, मतलब जो है हमने अपने साहस, करेज मतलब क्या होता है, साहस, कि हमें जो है अपना साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपना साहस जो है वो फेल नहीं करना चाहिए, मतलब खोना नहीं चाहिए। फिर थर्ड क्या मिला सीख हमसे, डोंट फील फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है खुद को भयभीत नहीं समझना, फ्राइट का मतलब क्या होता है, भय या डर, भय या डर। तो ये कह रहा है कि डोंट फील, डोंट फील मतलब खुद को नहीं फील नहीं करना, कैसा, भयभीत फील नहीं करना कभी भी, ठीक है? खुद को बहादुर समझना है। फिर फाइनली फोर्थ नंबर क्या होता है, देखो फोर्थ लिखा हुआ है, एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर फैमिली, मतलब हमें जो है अपने फैमिली की जो बात है उसको मानना चाहिए। फैमिली की जो एडवाइस होती है वो अच्छी होती है, हमारे भलाई के लिए होती है, तो हमें फैमिली की एडवाइस को मानकर उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये चार जो है लेसन हमें मेन सीखने को मिलते हैं। पहला क्या मिलता है, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद में विश्वास रखना। दूसरा कि हमें साहस को जो है नहीं भूलना चाहिए, साहस रखना चाहिए। फिर तीसरा हमें क्या मिलता है, फील फ्राइट, डोंट फील फ्राइट, हमें अपने आप को भयभीत नहीं समझना चाहिए। और लास्ट में क्या एडवाइस मिलती है कि फैमिली की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। ये हमने 4 लेसन जो है इस टॉपिक से हमने सीख ली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, 4 क्या है याद कर लो, 2 मिनट लगेगी याद करने में, क्या दिक्कत। चलो आगे नेक्स्ट देखो। फिर तो आपके जो है यहाँ से टॉपिक आ जाता है, नया टॉपिक कौन सा, यहाँ से जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का नाम क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, उसका क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 4 क्वेश्चन उसके हैं, 7 8, 2 क्वेश्चन उसके होंगे, 2 3 क्वेश्चन। ठीक है, देखो व्हाट डिफिकल्टीज डज द नरेटर फेस इनसाइड द क्लाउड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको लगाओ आप स्टार अभी का अभी, और फटाफट इसको क्या करो बेटा, याद कर लो अभी का अभी इसको। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं। पहला क्या, व्हाट डिफिकल्टीज, यानी कौन कौन सी डिफिकल्टीज जो है नरेटर के द्वारा, नरेटर मतलब जो प्लेन उड़ा रहा था ना, वो नरेटर, राइटर। ठीक है, वो उसने कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस करी, कब फेस करी, उस ब्लैक क्लाउड के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म, जब उसने एरोप्लेन को स्टॉर्म तूफान के अंतर्गत उड़ाया तब उसने क्या एक्सपीरियंस करा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोनों का आंसर सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक है। ठीक है, देखो क्या है इसका आंसर, बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा आंसर नहीं, टेंशन मत लो, इतना तो क्वेश्चन ही है। देखो ये यहां से लेकर ये नहीं, ये यहां तक तो क्वेश्चन ही है आपके। आप देखो आंसर यहां से शुरू होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर एवरीथिंग वाज ब्लैक। पहली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखोगे, जैसे ही वो क्लाउड के अंतर्गत घुसा तो उसने क्या देखा, एवरीथिंग वाज ब्लैक, एवरीथिंग वाज ब्लैक, सब कुछ जो उसको काला काला दिखाई दे रहा था, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया था, जैसे आंखें बंद हो गई। एक तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी उस राइटर के लिए, उस नरेटर के लिए इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था सी यानी देखना, एनीथिंग आउटसाइड द क्लाउड, उस एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी संभव नहीं था उसके लिए। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखो, क्या, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था। फिर तीसरा लिखा हुआ है, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड द एयर, और जो ओल्ड ओल्ड जो एरोप्लेन था, एरोप्लेन का नाम क्या था, डाकोटा, क्या नाम था, डाकोटा, एरोप्लेन का नाम था। ठीक है, ओल्ड डाकोटा, ये जो ओल्ड डाकोटा था
वो क्या कर जंप करने लगा उसके अंतर्गत, मतलब उस स्टॉर्म के अंतर्गत जैसे कूदने लगा, ठीक है, और ट्विस्ट करने लगा, बार बार कूद कर गिरने की कंडीशन में आने लगा, ठीक है, उस हवा के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ए पॉइंट भी याद रखना, 3 लाइन हो गई, मतलब 3 पॉइंट हो गए, लिखा हुआ उस दौरान क्या होता है, द कंपास, जो उसके पास में कंपास था जिससे ये दिशा पता चलती, डायरेक्शन पता चलता था, वो कंपास और रेडियो जहां से वो इंस्ट्रक्शन लेता था, और इसके अलावा जो अदर इंस्ट्रूमेंट और भी थे उसके पास में, वो सभी क्या हो गए, सडनली डेड हो गए, डेड हो गए मतलब सभी के सभी खत्म हो गए वहां, ठीक है? पूरे पूरे खराब हो गए वो, ठीक है। तो ये घटना उसके साथ में होती है और यही एक्सपीरियंस उसने करा था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, Why did the woman in the control center look strangely and laugh? उस कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत जो वुमेन बैठी थी, वो वुमेन उसके सामने स्ट्रेंगली क्यों देखती है, घूरते हुए, और हंसती क्यों है उसके सामने, उस नैरेटर के सामने, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देखो, आंसर बहुत छोटा सा है, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। आंसर लिखा हुआ है सी डिड सो, मतलब उसने जो है स्ट्रेंगली देखा और लाफ किया, क्यों किया, क्योंकि बिकॉज, यहां से आंसर शुरू होता है बिकॉज से, ठीक है। Because the narrator pilot inquired about the landing of the black aeroplane while no other plane landed there. अब इसमें कहा गया कि वो इस प्रकार से उसको स्ट्रेंगली लुक दे रही थी और इसके अलावा उसके सामने लाफ यानी हंस रही थी। इसका रीजन ये था कि जो नैरेटर था वो उस ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढ रहा था कि भाई ये ब्लैक एरोप्लेन जिसने मुझे दिशा बताई, जिसने मुझे रास्ता बताया उस क्लाउड के अंतर्गत, ठीक है, वो कहाँ गया और वो कहाँ लैंड हुआ। तो इस बात को लेकर वो कंट्रोल सेंटर में जाता है और वहां पर उस वुमेन से पूछता है, तो वुमेन उसकी तरफ देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि वहां पर जो है कोई भी अदर एरोप्लेन नहीं था सिवाय उस नैरेटर के एरोप्लेन की, ठीक है। अब ये बात सुनकर जो है वो उसकी तरफ देखने लगी और हंसने लगी कि भाई ये नैरेटर पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे बात कर रहा है जब यहाँ पे कोई एरोप्लेन आया ही नहीं, ठीक है। ये थी इसकी स्टोरी। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ करेक्ट स्केच ऑफ नैरेटर पायलट। अब वो जो नैरेटर पायलट था उसका करेक्ट स्केच बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप 2 स्टार लगाओ, ना 2 नहीं लगाओ, 5 लगा दो इसको, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो इसका क्या आंसर होगा, देखो सारे पॉइंट बनाए हुए, 4 पॉइंट है, याद कर लो बस, बेड़ा पार, आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ है, पहले क्या है, वो जो नैरेटर था ना, नैरेटर पायलट, वो कैसा था? पहली बात तो याद रखिए, गुड पायलट, वो एक अच्छा पायलट था। अब अच्छा पायलट कैसा था, ये बात हमें कैसे पता चली? तो ये बात हमें कैसे पता चली, देखो, ही फ्लाइज एन ओल्ड डाकोटा, एक तो वो पुराना डाकोटा को उड़ाता था, फ्लाई करता था, एक तो ये बात अच्छी है। दूसरी बात, वंस, एक बार क्या होता है, कहाँ गया यार, 1 मिनट, हाँ ये गायब कैसे हो जाता भाई, पेन किधर गया, ये रहा। वंस, एक बार, he is trapped in stormy black cloud, एक बार क्या होता है कि वो तूफानी बादलों के अंदर तो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और इस समय इवन देन, अब जब इतने स्टॉर्म तूफान के अंदर घुस जाता है तो सब लोग क्या होता है उसमें, मतलब हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है, नरेटर जो है, इवन देन ही कीप्स हिज नर्व्स, वो बिल्कुल हड़बड़ाया नहीं, अपने उसने जो है अपना खुद का संतुलन जो है वो नर्व्स नहीं खोया बिल्कुल भी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक अच्छा पायलट है, गुड पायलट है, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लो। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्क टेकर। अब हम उसको क्या कह सकते हैं, रिस्क टेकर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प था कि रिटर्न आने का, लेकिन वो रिटर्न नहीं आता है और उस तूफानी से भरे हुए बादलों में अंदर घुस जाता है, रिस्क लेता है, तो उसको हमने क्या कहा, रिस्क टेकर कहा, ठीक है। देखो लिखा हुआ यहाँ पर, ही फ्लाइज इनटू द डेंजरस स्टॉर्म क्लाउड, वो जो इतने खतरनाक, खतरनाक मतलब डेंजरस, डेंजरस स्टॉर्म क्लाउड जो थे, तूफानी क्लाउड बादल, उसके अंदर घुस जाता है, ड्यू टू हिज एगरनेस टू गेट होम, क्योंकि उसको घर जाने की जल्दी थी। एगरनेस का मतलब होता है जल्दी होना, ठीक है। तो उसको घर जाने की जल्दी थी, इस बात को सोचकर वो इतने बड़े डेंजरस जो स्टॉर्म क्लाउड थे उसके अंदर कूद जाता है। तो इसका मतलब उसने बहुत बड़ी रिस्क ली, तो इसको हम कह सकते हैं रिस्क टेकर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपके, कौन सा, रिस्क टेकर, क्लियर। फिर देखो आगे तीसरा पॉइंट, ब्रेव एंड रिसोल्यूट। उसको ब्रेव और रिसोल्यूट क्यों कहा गया, इसका रीजन क्या, देखो, शो करेज, एक तो उसने बहादुरी दिखाई, साहस दिखाया, साहस दिखाया स्टॉर्म क्लाउड को फेस करके, ठीक है। फिर दूसरा, एंड डिटरमिनेशन फ्लाई बाय फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म एंड मेंटेनिंग पेशेंस व्हेन हिज इंस्ट्रूमेंट्स फेल, और जब उसके इंस्ट्रूमेंट जो है फेल हो गए, फेल होने का मतलब सब इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए, रेडियो कंपास वगैरह सब खराब हो गए, उसने क्या करा, अपने आप में पेशेंस बना के रखा। पेशेंस रखने का मतलब अपने आप को हड़बड़ाया नहीं, शांति से उसने काम लिया, ठीक है, फ्री माइंड रहकर। तो इस वजह से जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रेव व्यक्ति था और रिसोल्यूट भी था, ठीक है, मतलब समझदार भी था, ठीक है, इसलिए उसको कहा गया रिसोल्यूट।
ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज की क्लास टॉपिक नंबर 3 जो हमने अभी पूरा आपके कंप्लीट कर लिया। क्लास आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगी हो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं आगे की क्लासेस जो है और भी बेहतर कर सकूं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 4th नंबर टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। गुड नाइट सभी को।